देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि टीआईआर पर ही आपका बेस्ड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं और ये थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट को हमेशा इसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ऑप्टिकल फाइबर पर ये क्वेश्चन आपके लिए, पहले तो आप ऑप्टिकल फाइबर को समझें। आज के डेट में जो आप एयरटेल एक्सट्रीम, जियो एक्सट्रीम ऐसे करके जो भी जियो फाइबर ये सब चला रहे हो, अब उसमें जो वायर आ रहा है ना, आपके घर में वायर आ रहा है, वही ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा वायर है जिसमें हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हैं, रेफ्रैक्शन नहीं करवाते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन करवाने में सक्षम रहते हैं, अगर करते हैं, तो हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि लाइट में अगर कोई सिग्नल को अगर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो हम लोग का स्पीड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डाटा ट्रांसफरिंग बहुत फास्ट होता है। ये इतना जो फास्ट इंटरनेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को और थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये स्पेशल तरह का वायर होता है। मान लीजिए ये वायर हुआ, ये अंदर का जो वायर, 2 पार्ट में वायर होता है। जो ये पार्ट कोर हो गया और दूसरा पार्ट इसका ऊपर से कवरिंग जो दिया रहता है, नॉर्मली वायर में कवरिंग दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। तो बाहरी आउटर मोस्ट में जो कवर अप किए हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। और अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कोर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये जो बना होता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये ग्लास का बना होता है। कोर क्या चीज़ का बना होता है? ग्लास का बना होता है। ठीक है, ग्लास और क्वार्ट्ज का बना होता है अंदर का कोर। और अब ये वर्क कैसे करता है, इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे हम लोग कोई भी लाइट को ट्रांसमिट करवाते हैं, लाइट के इसके अंदर भेजते हैं, तो इस कोर में हम लोगों को काम रहता है, इस जो कोर वाला पार्ट है उसमें TIR देखने को मिले। कोर वाला पार्ट में TIR देखने को मिले, टोटल इंटरनल देखने को मिले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लैडिंग को रायरर मीडियम देते हैं और अंदर वाले का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.68 लेते हैं, तो बाहर वाला जो कोड जिसे बाहर आउट कवरिंग किया हुआ है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर लेना है, इससे कम लेना है। सपोज कर लो 1.44 का हो जाता है। तो यहाँ पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 दिए है, तो ऊपर वाले को उससे कम देना पड़ता है, रेरर मीडियम क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि TIR के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? आपका लाइट ऑलवेज ट्रेवल कैसे करना चाहिए? डेंसर से रेरर। इसलिए ये कोर को हम लोग डेंसर बनाते हैं और बाहर वाले को हम लोग रेरर बनाते हैं। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है क्रिटिकल एंगल का? कि जो भी TIR का दूसरा कंडीशन TIR का क्या है कि क्रिटिकल एंगल से आपका ज़्यादा में एंगल को भेजना पड़ता है, इंसिडेंट ज़्यादा में करवाना पड़ता है, जिससे हमको TIR देखने को मिलेगा। अगर क्रिटिकल एंगल से कम किए तो TIR देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले क्रिटिकल एंगल खोज लेते हैं। क्रिटिकल एंगल खोजना हम आपको सिखाए थे, sin IC = रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर और डेंसर। कंपेयर कर लो तो बाहर वाला का तो रेरर है 1.44, 1.68, IC = sin इनवर्स 1.44, 1.68। बाबू इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका 59 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 59 डिग्री आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 59 डिग्री से अगर अधिक, मतलब 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरह से अगर इंसर्ट करते हो तुम, लाइट अंदर में यहाँ हिट करता है, तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? TIR देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 50 डिग्री, 55 डिग्री ये सब में मिला तो TIR देखने को नहीं मिलेगा, वो सिग्नल बाहर चला जाएगा और वैसा हम चाहते नहीं। तो सबसे पहले एक क्रिटिकल एंगल तो हमको मिल गया, तो यहाँ पर आप एक एक्सिस बना दो। ठीक है, एक्सिस बना दो। क्लियर है? क्रिटिकल एंगल आपने खोज लिया है, कितना मिला है? 59 डिग्री आपको इंसिडेंट करवाना है।
तो आप सपोज कर लो इधर से कोई लाइट को भेजते हो, लेज़र बीम को भेजते हो, ठीक है। अब सिग्नल में भी आपको थोड़ा समझ लो, अधिकतर हम लोगों को कौन सा सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उसी को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका काम नहीं करेगा ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर लाइट पर बेस्ड होता है। तो क्या कोई तरीका है जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर लें? हाँ, एकदम तरीका है। हम लोग ये सब एनर्जी है, और एनर्जी हम लोग शुरू से जानते हैं कि सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, एकदम किया जा सकता है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है और यहाँ पर एक एलईडी लगा देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है और यहाँ पर एक एलईडी लगा देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? लाइट में कन्वर्ट कर देगा। वो किस में कन्वर्ट करेगा? आपका लाइट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये कैसा है? एयर से। ये किस में जा रहा है बाबू? आपका डेंसर मीडियम में जा रहा है, क्योंकि यहाँ एयर है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होगा? 1 होगा। अब ये इंसर्ट कर रहा है डेंसर मीडियम जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.68। तो नॉर्मली ये लाइट ऐसे ना जा करके, ऐसे ना हिट करके, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल तुम्हारा ये है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इस तरह से बैंड करेगा, ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं गया? टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बैंड किया? ये तेरा I1 ले लो और ये वाला तेरा R1 हो गया। ऐसा क्यों बैंड हुआ? क्योंकि आपने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, तो ये बैंड किया। अब यहाँ पर नॉर्मल बनाओ दूसरा N2। अब देखो, अगर ये एंगल जो आपने इंसिडेंट करवाया है, अगर आपका एंगल मान लीजिए 60 डिग्री हो, 62 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, जो भी हो, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा, क्योंकि हमने इसका क्रिटिकल एंगल खोज चुका है, ये दोनों मीडियम से जो क्रिटिकल एंगल बना है, क्रिटिकल एंगल जो बना है वो हमने खोज चुका है 59। उससे ज़्यादा डिग्री में अगर हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? TIR होगा। ये सिग्नल इधर टकराएगा, फिर ये सिग्नल ऐसे टकराएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता हुआ जितना एंगल ऑफ आई है उतना एंगल ऑफ आर होता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, और ये स्पीड होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का, और जिससे हमारा डाटा जो है और ट्रांसफ़र या कि हाँ सेंड फाइल जो भी होगा वो इतने स्पीड से होगा, और ये जो 1 GB का फाइल हो या 5 GB का फाइल हो, तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर का कमाल है। ऑप्टिकल फाइबर ये इस तरह से वर्क करता है। हम लोग को सिर्फ TIR, हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपने जो भी आपका ये डाटा जा रहा है, अगर आप क्रिटिकल एंगल से कम कर देते हैं ना, कम कर देते हैं, तो ये डाटा TIR ना हो करके मान लीजिए 50 डिग्री है तो रेफ्रैक्शन की ओर निकल जाएगा, जो कि आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट उस समय काम करेगा नहीं। तो हम लोगों को टारगेट क्या दिया रहता है कि आप इस तरह से लाइट को भेजो, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो आपने लाइट सिग्नल बनाया है उसको इस तरह से ट्रांसमिट करो, भेजो, जिसका क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा पर ही फॉल हो, ठीक है। तो इस बेस्ड पर एक NCERT क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। क्लियर है आपको? आशा करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर समझ में आया होगा। ट्रिमेंडस यूज़ है। आप CBSE बोर्ड में जाते हो तो इस क्वेश्चन को, ऑप्टिकल फाइबर का यूजेस के बारे में, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना ही है, ठीक है। इसका अंदर वाले पार्ट को कोर बोलते हैं और बाहर वाले पार्ट को क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू कोर के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। कोर में ज़्यादा होना चाहिए, क्यों? TIR देखने के लिए, ठीक है। फिर उससे एक क्रिटिकल एंगल बनता है, लाइट को हम लोग भेजते हैं, जो अभी हमने आपको समझाया। चलिए इस पर क्वेश्चन दिया गया है NCERT के द्वारा कि आपका ये सपोज कर लो ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। तो ये कोर का पार्ट है, एक पार्ट और बनाना होगा क्लैडिंग का। क्लैडिंग का पार्ट इधर बाहरी कवरिंग जो होता है वो हमने बना दी। हम लोग जान रहे हैं कि इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दे रहा है कोर का 1.68, ठीक है, कोर का। और क्लैडिंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 दिया हुआ है इस जगह का। अच्छी बात है।
हमसे सवाल क्या पूछा है कि आप रेंज बताओ। आप क्या बताओ? रेंज बताओ कि जैसे लाइट को हम कितना रेंज से भेज सकते हैं जिससे हमको TIR देखने को मिले, कितना कितना रेंज से, मतलब रेंज पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझाते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस आपको भी दिया हुआ होगा, इसको बीचों बीच एक एक्सिस बना लो। ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ये एक्सिस हो गया। तो ये आप नॉर्मल की तरह बिहेव करोगे इसको ऐसे। अब यहाँ से सवाल पूछ रहा है कि TIR देखने के लिए आप कैसे लाइट को भेजोगे। ठीक है, तो सपोज कर लो हम अभी लाइट इतना एंगल पर भेज रहे हैं, यही एंगल आपको पूछा जा रहा है, ये I1, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। मैक्सिमम रेंज के बारे में पूछ रहा है। सपोज कर लो इतना पर भी भेजा जा सकता हो, इतना पर भी भेजा, कितना दूर तक। एक समय आएगा जहाँ से ये TIR नहीं होगा, वो रेंज बताना है जहाँ तक TIR हो जाए। क्वेश्चन को अच्छा से रीड कीजिएगा, NCERT का क्वेश्चन को। तो अभी हम मान के चल रहे हैं इसका मैक्सिमम रेंज, इसका 0 डिग्री यहाँ पर तो हो, यहाँ TIR नहीं होगा 0 डिग्री पर, ये तो सीधा चला जाएगा। क्योंकि नॉर्मल पर जब लाइट जाता है ना, नॉर्मल पर अगर लाइट जाता है जो कि 0 डिग्री का लाएगा, अगर लाइट ऐसे जाएगा तो वो तो ना रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ TIR का तो बात ही नहीं कर सकते हैं, वो तो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आप मैक्सिमम यहाँ तक जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, कहाँ से लाइट को भेजा? एयर में। ये जाना को कहाँ है? ये डेंसर मीडियम में जा रहा है जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.68 है। तो ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल के तरह बैंड कर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बैंड कर जाएगा। देखो बैंड किया है, तो ये तुम्हारा I1 मान लो, ये तुम्हारा R1 मान लो। यहाँ अगेन एक नॉर्मल खोजोगे, N2 कर लो, ये नॉर्मल N1 कर लो। अच्छा, ये वाला तुम्हारा इंसिडेंट, कितना पर इंसिडेंट करेंगे, ये तुम I मान लो। ठीक है, I2 मान लो। ठीक है, I2 ना। फिर यहाँ स्ट्राइक किया, फिर यहाँ 2 मीडियम है, क्लैडिंग का और अंदर कोर का 1.6, तो यहाँ पर भी रेफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ क्रिटिकल एंगल खोज लो, इन दोनों के वजह से क्रिटिकल एंगल क्या बन रहा है उसको खोज लो। अगर क्रिटिकल एंगल से आपने कम दिया तब तो यहाँ रेफ्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे ना जा करके ये और ऐसे चला जाएगा। ये चीज़ नहीं करना है, NCERT ये चीज़ नहीं बोल रहा है। NCERT बोल रहा है कि हमको TIR करवाना है, यहाँ तो रेफ्रैक्शन हो गया ना, तो वो बोल रहा है भाई आप हमको ये करके दो, जितना रिफ्लेक्शन करके दो। तो जो यहाँ I2 आया है उतना ही एंगल से ये इधर जाएगा, फिर इतना ही एंगल से इधर जाएगा, और इस तरह करके हमारा सिग्नल मूव कर, सिग्नल अंदर ही जाए। तो इसको कितना रेंज से भेजेंगे कि हमको TIR देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ एक कंडीशन है कि अगर यहाँ का क्रिटिकल एंगल जो भी है अभी खोजेंगे, अगर क्रिटिकल एंगल से कम हुआ ना तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे चला जाए, रेफ्रैक्शन हो जाए। तो ये चीज़ नहीं होना है, ये चीज़ नहीं होना है। आपको करवाना क्या है? TIR करवाना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि इसका क्रिटिकल एंगल है कितना, क्रिटिकल एंगल को खोजो कि ये दोनों रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मिल करके कितना का क्रिटिकल एंगल पर यहाँ पर भेजना हो। उसके लिए तुम बहुत इजी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन IC इक्वल टू रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम 1.44 और 1.69, जिसको बाबू तुम सॉल्व करके देखोगे तो 59 डिग्री आपका आएगा। तो क्रिटिकल एंगल पता चल चुका है, क्रिटिकल एंगल आपका पता चल चुका है कि इस जगह आपका क्रिटिकल एंगल का बात कर रहे हैं हम, वो कांस्टेंट है। क्रिटिकल एंगल IC 59 डिग्री। ठीक है, अगर इस पर आपका, अगर मान लीजिए ये 59 डिग्री के बराबर हो गया तो ये इस तरह से जाएगा, ये भी हमारे लिए सही नहीं है। हमको इससे ज़्यादा का भेजना होगा। क्या करना होगा? इससे ज़्यादा, 59 डिग्री से ज़्यादा का भेजना होगा। तो एक रिलेशन आपको यहाँ पर समझना होगा, यही इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे नॉर्मली आप देख लो, हम एक बात बता रहे हैं कि अगर I1 को बढ़ाओगे, I1 को यहाँ जितना बढ़ाओगे, जैसे यहाँ पर सपोज कर लो पहले ये था, इससे भी ज़्यादा रखा आपने, I1 को बढ़ा रहे, I1 को क्या कर रहे हो? इंक्रीज़ कर रहे हो। I1 इंक्रीज़ करोगे,
इंक्रीज करोगे तो R1 भी इंक्रीज होगा। I1 को इंक्रीज करोगे तो R1 भी इंक्रीज होगा, लेकिन नोट करके रखना यहाँ I2 तुम्हारा डिक्रीज होगा, I2 तुम्हारा डिक्रीज होगा। जो बात बोल रहे हैं उसको समझो। हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम I1 को बढ़ाओगे, इधर वाले बाहरी एंगल जो एयर का एंगल को बढ़ाओगे, मान लो एक लेज़र बीम लिए हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर इतना, तो अब तो पहले तुम 0 डिग्री पर था, नॉर्मल से जा रहा है तो कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। अब तुम 15 डिग्री पर किया, 30 डिग्री पर किया, 60 डिग्री पर किया, तो इस तरह से आप एंगल को बढ़ा रहे हो, लेज़र लाइट को बढ़ा रहे हो। तो एंगल I1 को बढ़ा रहे हो तो उससे R1 भी बढ़ेगा, लेकिन I2 घटेगा, I2 घट जाएगा, समझा? I2 घट जाएगा। सर I2 पर अपने जोर क्यों दे रहे? अरे I2 अगर घट जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रिटिकल एंगल से भी घट जाए। अगर क्रिटिकल एंगल से अगर घट जाएगा, ठीक है ना, तो बाहर निकल जाएगा ना। क्रिटिकल एंगल यहाँ का हमने खोज लिया है कि 59 डिग्री तो एकदम होना ही है। 59 डिग्री पर जाएगा तो भी आपका ऑन द सरफेस से मूव कर जाएगा, तो आपको तो 60 चाहिए, 62 चाहिए। कहाँ का एंगल? I2 का एंगल, I2 एंगल 65 चाहिए, 90 वो सब चाहिए, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सर इधर की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो R1 बढ़ रहा है लेकिन I2 घट रहा है, ठीक है। तो आपका एक रेंज आएगा यहाँ पर, जहाँ पर इससे अधिक अगर बढ़ोगे ना तो आपको TIR वाला फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। पहले ये बात जो आप बोल रहे हैं सर ये बढ़ेगा फिर ये बढ़ेगा, ये क्यों घटेगा, इसको आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। इस ट्रायंगल का समेशन कितना होगा? R1 एंगल 90 एंगल I2 एंगल 180 डिग्री ही होगा। हम बोल रहे हैं कि I1 को बढ़ाओगे तो R1 बढ़ेगा, R1 जब बढ़ेगा ये तो 90 ही रहेगा, तो I2 तो घटेगा ही, I2 तो घटेगा ही। I2 घटते घटते इतना ना घट जाए जो वो क्रिटिकल एंगल से नीचे चला जाए। क्रिटिकल एंगल से नीचे चला जाएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रेंज कहाँ से खोजना है? यहाँ पर तो आराम से होगा, यहाँ पर भी होगा। ऐसे चलते 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 कहीं एक जगह आएगा जहाँ पर मैक्सिमम आपका हो जाएगा कि इससे ज़्यादा आप मत यहाँ पर I1 को बढ़ाओ, जिससे आपका यहाँ पर काम बिगड़ जाए, क्रिटिकल एंगल से वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो इतना समझाने के बाद बस हम एक वर्ड बोलना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, क्या है I2 और I1 में क्या रिलेशन है। इतना समझाने के बाद बस इतना समझ में आता है कि I2 I1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये पूरा कहानी समझाने के बाद बस ये छोटा सा बात हम समझाना चाहते हैं कि आपका यहाँ का सवाल पूछा गया है कि कितना रेंज पर भेजेंगे, तो इससे और इसका क्या रिलेशन है? इससे और इसका रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। क्योंकि ये बढ़ता है तो ये बीच में क्या होता है उसको छोड़ो, ये बढ़ रहा है तो ये तो घट रहा है, यहाँ बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये वाला बढ़ाओगे पोर्शन तो ये घटेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको ऐसे करके सोचो थोड़ा सा कि मान लो यहाँ का जो यहाँ के लिए मिनिमम है, जो यहाँ के लिए बहुत बड़ा वर्ड बोल रहे हैं, बस यही छोटा सा वर्ड में इसका आंसर हो जाए। जो यहाँ के लिए मिनिमम है, जो यहाँ के लिए I2 के लिए मिनिमम है वो I1 के लिए मैक्सिमम है, ठीक है। आपसे रेंज पूछा है ना कि कितना रेंज तक TIR हो सकता है, तो TIR 0 डिग्री पर तो पास हो जाएगा, सिग्नल हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, सीधे हो जाएगा। लेकिन TIR भी नहीं देखने को मिलेगा, ना रिफ्लेक्शन ना नॉर्मल पर। लेकिन हाँ 0 डिग्री से आगे बढ़ते हो 15 डिग्री पर मिलेगा, 30 डिग्री पर मिलेगा, 45 डिग्री पर मिलेगा, 42 डिग्री पर मिलेगा, ये सब मिलेगा, ठीक है। ये सब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं ये मिलेगा। लेकिन ये जैसे जैसे तुम I1 को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना,
तो वहाँ पर ये चीज़ यहाँ का एंगल पर क्या असर हो रहा है, ये घटता हुआ जा रहा है, ये घटता हुआ जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जो 59 से भी मिनिमम हो जाएगा, और 59 से जैसे ही मिनिमम होगा जो कि हमारा क्रिटिकल एंगल है, वहाँ पर अब हमको TIR देखने को नहीं मिलेगा, हमारा लाइट बाहर की ओर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका, ट्रिक यही है कि यहाँ का सबसे मिनिमम एंगल क्या है। यहाँ का सबसे मिनिमम एंगल जो ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन जिस पर बेस्ड है, वो है TIR, वो है क्रिटिकल एंगल 59 डिग्री। तो 59 डिग्री यहाँ का मिनिमम एंगल है। अगर 59 से भी नीचे जाते हो तो आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, TIR तो होने वाला नहीं है। 59 पर भी क्या होगा, वो सीधा यहाँ से गुजरेगा, लेकिन आपको तो 59 से ज़्यादा चलना होगा, 60, 62 ऐसे रेंज है। तो यहाँ का मिनिमम एंगल वहाँ का मैक्सिमम एंगल हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज बता देगा, क्योंकि मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम I कितना होना चाहिए, I1, ये खोजना है ना। तो यहाँ का जो मिनिमम है वो यहाँ से चलते हुए तुम अगर I1 तक पहुँचते हो, वो तुमको मैक्सिमम वैल्यू तुमको दे देगा। इस बात को उतना देर से हम समझा रहे थे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, एग्ज़ाम हॉल में हो और उतना दिमाग नहीं लगाना, ये क्वेश्चन आ गया, बस तुम ये ट्रिक का काम करना, ये क्वेश्चन का काम करना, तुमको क्रिटिकल एंगल यहाँ का खोजना है, यहाँ का क्रिटिकल एंगल खोजना है, जो कि यहाँ का मिनिमम एंगल होगा। ठीक है, I2 का मिनिमम वैल्यू क्या है, क्रिटिकल एंगल। उस क्रिटिकल एंगल से तुम I1 तक पहुंच जाना बाबू, वही तुम्हारा रेंज होगा। एक रेंज स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से लेकर के मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचोगे, यहाँ का क्रिटिकल एंगल से लेते हुए I1 को खोज लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझाने के बाद हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर जाते हैं, बनाते हैं। अब इससे ज़्यादा समझाएंगे नहीं। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल खोज चुके थे। जैसे हम डायरेक्ट एग्जाम हॉल में हम क्या करेंगे, हम वो दिखा रहे हैं। हमको सबसे पहले यहाँ का क्लैडिंग और यहाँ का रेफर 1.68 कोर का, इसे हम क्रिटिकल एंगल खोज लेंगे। क्रिटिकल एंगल कैसे खोजेंगे, 1.44 और 1.68, जिससे हमको क्रिटिकल एंगल 59 डिग्री मिल जाएगा। ये मेरे लिए I2 का मिनिमम एंगल है, I2 का मिनिमम एंगल है 59 डिग्री। ठीक है, अब इससे हमको क्या फाइंड करना है, I1, इससे हमको फाइंड करना है, I1 को खोजना है। कैसे खोजोगे, ट्रिक बताते हैं, आगे बढ़े। I1 खोजना है, तो यहाँ का एंगल आपका क्या हो गया, कुछ देर के लिए मान लो 59 डिग्री, चलो लिखा हुआ है 59 डिग्री। ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री। तो R1 कितना होगा, एक ट्रायंगल का समेशन हम लोग जानते हैं, R1 खोजना है। यहाँ का हम ले लिए 59 डिग्री और यहाँ का हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो R1 प्लस 59 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और R1 आपका खोज करके 31 डिग्री आ चुका है। कितना आ चुका है, 31 डिग्री आ गया। R1 आपका 31 डिग्री निकला है, तो R1 आप कितना निकल गया, 31 डिग्री। आपको पहुंचना है I1 पर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ये इसका मिनिमम वैल्यू है। चलिए करते हैं, कैसे खोज रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पर, M पॉइंट पर, एट M पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, एयर है 1 हो गया, साइन I1 हो गया जो कि खोजना है हमको, और अंदर गए वहाँ का रेफरेंस 1.68 हो गया कोर का, और वहाँ का साइन R1 जो कि दिया हुआ 31 डिग्री है। बाबू इसको सॉल्व करके आप देखना, इसको सॉल्व करके देखना, आपका यहाँ 60 डिग्री निकल करके आएगा, 60 डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आने वाला है, 60 डिग्री आने वाला है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ कि आपको I1 0 से ज़्यादा और 60 से कम, 0 से ज़्यादा 60 से कम रेंज ये आपको निकल के आया है। I1 इतना में भेजिए जहाँ पर TIR आपको देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज को आप 62, I1 का बात कर रहे हैं, यहाँ का 62, 65 में अगर भेजते हैं, 70 में भेजते हैं और इधर जाते हैं,
तो आपका TIR नहीं होगा, वो रेफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। दूसरा इसमें बी पार्ट भी क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में। चलिए बी पार्ट में क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का NCERT है, उसी में पूछा गया है बी पार्ट में कि क्लैडिंग जो है ना उसको हटा दो। क्लैडिंग जो 1.44 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका था उसको रिमूव कर देना। जैसे ही उसको रिमूव करोगे तो सिर्फ कोर बच रहा है अंदर में, और बाहर में क्लैडिंग को हटा दोगे तो उसके जगह पर एयर आ जाएगा जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है, क्लियर है। अब क्या रेंज होगा वो फिर से वही सवाल है, चलिए करके देखते हैं। तो फिर से अगेन वो फिगर है, लेकिन इस बार क्लैडिंग नहीं बना रहे हैं, तो इसके जगह क्या आ गया, एयर आ गया। फिर एक्सिस ले लेंगे, ये आपका एक्सिस है, क्लियर है। यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का क्या दिया हुआ है, 1.68 दिया हुआ है। यहाँ से कोई लाइट गया, ये आपका नॉर्मल की तरह बिहेव करोगे यहाँ पर, यहाँ तो जाएगा ही, इससे और कितना रेंज हो सकता है। तो सपोज कर लो अभी तो हम यहाँ पर मान रहे हैं, तो ये तुम्हारा एयर है, इससे डेंसर कितना मीडियम में जा रहा है, इससे डेंसर मीडियम 1.68 में जा रहा है, तो ये ऐसे ना जा करके बैंड होगा, बैंड होकर के यहाँ पर नॉर्मल N2 बनाओगे। अब यहाँ का हम अब उतना डीपली नहीं समझाने वाले, अब हम आपको बता दिए यहाँ का एंगल जो मिनिमम I2 बोले हैं, और यहाँ का एंगल R1 बोले हैं, और यहाँ का एंगल को I1 बोले हैं। I1 तेरे को खोजना है, तो उसके लिए ट्रिक, अब हम ट्रिक से जा रहे हैं। जितने बच्चों को समझना होगा समझो, अब उसको स्लो करके समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जाम हॉल में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कैसे बना रहे हैं इस क्वेश्चन को समझ लो, क्योंकि वहाँ आंसर आपको मार्क्स चाहिए, उतना डीपली हम नहीं करने जा रहे हैं इस बार। तो हम क्या, सबसे पहले हम यहाँ बोलते हैं I2 को क्रिटिकल एंगल से चेक करो, वो उसका मिनिमम एंगल है, वो उसका मिनिमम एंगल है। जो इसका मिनिमम एंगल है वो उसका मैक्सिमम एंगल के बारे में बता देगा। यही है इस ट्रिक का, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल खोजने के लिए फिर हम ले रहे हैं साइन आई, फार्मूला है रेरर से डेंसर। ठीक है, रेरर से डेंसर, रेरर इस बार 1 हो गया क्योंकि एयर है, 1.68, और इसको बाबू तुम सॉल्व करोगे तो 36.5 डिग्री आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 36.5 डिग्री आपको मिल गया। ये इसका मिनिमम डिग्री। अब इस मिनिमम डिग्री से I2 को ले लो, और ऐसे करते हुए तुमको पहुंचना है I1 जो कि उसका मैक्सिमम डिग्री को बताएगा। ठीक है, तो ये कितना लोगे, 36.5 डिग्री। चलो 37 मान लेते, क्या मान लेते, थोड़ा सा 37 डिग्री मान लेते हैं। ये एंगल कितना है आपका, 90 है। R1 खोज लोगे ऐसे ट्रायंगल के हिसाब से, तो कितना होगा, R1 प्लस 37 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ कितना आने वाला है तुम्हारा, 90 माइनस 37, तो आपका हो गया R1 53 डिग्री। कितना आ गया, 53 डिग्री। अब यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा करके I1 खोज लेंगे। चलिए I1 खोजते हैं। तो एयर है, यहाँ से निकलेंगे, M अगेन ले लेते हैं, स्नेल्स लॉ एट M पर लगाओ, M पोजीशन पर लगाओ। एयर है तो 1 इंटू साइन I1 खोजना है, इन सभी से लेते हुए हम आ रहे हैं 1.68 इंटू साइन 53 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा, थोड़ा सा एरर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.35, ऐसा करके इसको सॉल्व करके वैल्यू करोगे। और इसका अगर आप साइन इनवर्स निकालने जाओगे ना, तो 1.35, जो कि हम लोग जानते हैं कि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 ही होता है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, तो ये एरर आपका आ रहा है। ठीक है, तो इस 0.35 को आप नेगलेक्ट कर दो, थोड़ा सा एरर मान करके चलो, इसको नेगलेक्ट करो 0. और यहाँ पर I1 को आप ले लो साइन इनवर्स 1 कितना में आ रहा है, 90। तो इस बार रेंज कितना पता चला है I1 का, 0 से लेकर के 90 तक।
0 से लेकर के 90 तक। मतलब कि आप क्लैडिंग को हटा करके उसके जगह पर अगर एयर आ जाता है तो आपका लिए और अच्छा है। कैसे भी भेजो लाइट को, कैसे भी भेजो, यहाँ से भेज दो, यहाँ से तो होगा ही, यहाँ से भेज दो, यहाँ से भेज दो, यहाँ से भेज दो, कहीं से भी भेज दो, कैसे भी भेजोगे आपका TIR हो ही जाएगा। रेंज बढ़ गया आपका। इस बार रेंज कितना हो गया, 0 से लेकर के 90 तक, 0 से लेकर के 90 तक। थोड़ा सा एरर करके बनाए हैं और फिर इस तरह से आंसर लिख देना, 0 से लेकर के 90, 0 से ज़्यादा 90 से कम, 0 से ज़्यादा 90 से कम में भेजेंगे तो हमारा TIR देखने को मिलेगा। आशा करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पहले ही बोले थे होगा, कोशिश करते हैं, कोशिश की आपको समझाने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।